हाँ फ्रेंड, मेरा नाम है शुभ साथ चुका हूँ फिर से नए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये वाला मेरा लेक्चर नंबर 2 किसके में एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़े थे, हर चीज डिटेल में पढ़े थे। सब कुछ जेएस का सिलेबस है, जे एडवांस का सिलेबस, सब कुछ बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं ये वाला लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 में हम काफी कुछ डिटेल में बात कर चुके थे, जैसे कि चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, इनमें जेएस के लेवल क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। और हाँ, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो होता था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिसे सीडी बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है, इनमें रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं जेईएमएस जे एडवांस लेवल के जैसे भी क्वेश्चन होते हैं। जेईएमएस बात की थी अभी, हमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीजें हमने अच्छे से बात कर चुके थे, अच्छे से आपको पढ़ा चुका था। और हाँ, इनसे रिलेटेड जितने भी जेईएमएस क्वेश्चन आए हैं या जे एडवांस में जो इजी लेवल क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने 15 पीवाईक्यूज करके डीपीपी फॉर्म में लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं हर लेक्चर करूंगा, ये लेक्चर देखने के बाद 15 क्वेश्चन में और दूंगा, 15 पीवाईक्यूज दूंगा, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी मैं जो क्लासरूम में कराऊंगा वो क्वेश्चन अलग ही रहेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने कहा उसके आगे जो अगला टॉपिक आता है, पहले बात तो ये आती है कि हम जब पढ़ रहे थे ना कि वो कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब बात ये थी, हमने अगर आपके मन में कभी क्वेश्चन आया होगा कि भैया हम ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है हम इसे पढ़ते क्यों है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, बेसिकली आया भी होगा कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं। कि एक पॉजिटिव चार्ज को हम किसी एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट कराते हैं, किसी के एटम के ऊपर फेंकते हैं, वो कुछ डिस्टेंस में जाकर रुक जाता है, उसके रिपल्सन के कारण रुक जाता है। और जहां पे रुकता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे बोल देते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। शायद कुछ यही था, हाँ भाई यही था। तो वो जो डिस्टेंस था भैया, वो डिस्टेंस से क्या मतलब है, उससे क्या लेना देना है हमारी लाइफ में, या क्या लेना देना हो गया केमिस्ट्री से, क्यों हम उसे पढ़ते हैं। बात ये है ना बाबू, कि असल में वो जो टॉपिक है, वो थ्योरी है, वो निकाला इसलिए गया था ताकि हम एटम के न्यूक्लियस का साइज पता कर सके। हाँ, बात ये है कि हम एटम के न्यूक्लियस का साइज पता कर सके, इसलिए आपको वो पढ़ाया जाता है वो थ्योरी। पर बात ये आती है कि वो जो थ्योरी थी, ये जो कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, हाँ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जिसे सीडीए बोलते हैं। भैया ये जो सीडीए था भैया, ये कोई मीन्स जो टॉपिक था, कि आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस का साइज निकालने के लिए यूज होता था। मैंने कहा हाँ, न्यूक्लियस का साइज निकालने के लिए ये यूज होता था। पर भैया एक बहुत इरेलेवेंट सा लग रहा है, मतलब कि भैया अगर मान लो इधर कोई पॉजिटिव कोई, मान लो जेड प्रोटॉन का कोई एटम है, हाँ भैया, अगर आपने अल्फा पार्टिकल रोका है, मान लो अल्फा पार्टिकल कुछ यहाँ पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे रुक गया, अल्फा पार्टिकल हाँ यहाँ पे रुक गया, तो ये जो डिस्टेंस था इसी को आप बोल देते थे सीडीए। मैंने कहा हाँ, इसी को बोल देते थे सीडीए। तो भैया आप इसे सीधे बोल देते हैं, और आप कह रहे हो ये इसको यूज होता था एटम के न्यूक्लियस को नापने के लिए। मैंने कहा इसका यूज होता था एटम के न्यूक्लियस को नापने के लिए। पर बात ये ना भैया कि आप बहुत इरेलेवेंट से बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे साइंटिस्ट भी यही बात कर रहे थे, और उन्हें भी लग रहा था यार ये इरेलेवेंट है, पर हाँ चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दे देगा। अब आप कहोगे भैया ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दे रहा है, हमें अगर न्यूक्लियस का साइज नापना है, अगर मान लो अल्फा पार्टिकल यहां भी रुक जाता, तो हम मान सकते थे कि इतना जो डिस्टेंस होगा यही होगा न्यूक्लियस का रेडियस जो भी होगा। हम बोल सकते थे न्यूक्लियस का साइज हम नाप सकते थे, इसी के आसपास जो भी होता है अप्रोक्सीमेटली आ जाता। पर अगर मान लो यहाँ पे रुक गए हैं, तो इतना डिस्टेंस लेंगे भैया, ये अप्रोक्सीमेटली लग रहा है भैया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। मैंने कहा यार, उस साइंटिस्ट को भी यही लगा था, हाँ हमें साइंटिस्ट को भी यही लगा था, और हमें भी यही बताया गया था, ठीक है ना। तो ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जाता था कि जो पहले पहले चीजें साइंटिस्ट ने क्या क्या सोचा था, वो सारी चीजें अब वो बता देते हैं। अब वो सारी चीजें किताबें में छप जाती है, अब वो हमें पढ़ना पड़ जाता है। तो उसने बताता कि इस जो सीडी है इसका यूज क्या है, ठीक है ना। हाँ भाई, अब बात ये आती है कि हमने ये सब तो पढ़ा, तो हम तब भी क्या हुआ, साइंटिस्ट को लगा कि यार हम न्यूक्लियस का जो साइज है वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जितना हमने पढ़ चुके थे उतना तो पढ़े थे। आप डाल सकते हो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, उसके नीचे एक टॉपिक डालना साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, अब देखो साइज ऑफ द न्यूक्लियस को हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाए, इस तरीके से हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाए, पर एक फॉर्मूला आ गया जिससे हम अप्रोक्सीमेटली हम काफी हद तक एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पा रहे थे, काफी हद तक एग्जैक्टली जा रहे थे, ठीक है ना। एक फॉर्मूला साइंटिस्ट ने दिया, कह रहा है सीधे साधे ये फॉर्मूला लिख लो। अब वो कैसे दिए वो हमें समझने की बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आता ही नहीं है क्वेश्चन। अब साइज ऑफ द न्यूक्लियस अगर निकालना हुआ, तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, ये करके हमारा फॉर्मूला था। इसको आप लिख सकते हो आप। अभी ये आर क्या है, मैंने कहा ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है। अच्छा, ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, मैंने कहा हाँ। ये आर नॉट क्या है, मैंने कहा ये आर नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। आर नॉट एक कांस्टेंट है। तो ये ए क्या है, मैंने कहा ए जो है यहाँ पे एटॉमिक मास है, किसका, एटम का, जिस एटम का हम लेंगे, ठीक है ना, जिस एटम के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करेंगे उस एटम का एटॉमिक मास है, उसे हम 1/3 करेंगे, उसका क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है ना। यही एक फॉर्मूला था जिसे हम रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस को निकाल सकते थे, साइज ऑफ द न्यूक्लियस पता कर सकते थे। ये हमारा फॉर्मूला आता था जिसे एग्जैक्टली निकाल सकते थे। अब बात आती है कि जो आर नॉट है भैया, इसकी वैल्यू क्या होती है। मैंने कहा इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होती है। जनरली इसकी वैल्यू 1.1 फर्मी से लेके
सॉरी, और 1.1 से लेके 1.44 समथिंग आसपास होते थे, इनके बीच में इसकी वैल्यू होती थी। अच्छा भैया, हाँ, इनकी वैल्यू इसके बीच में होती थी, और ये पूरी वैल्यू जब सॉल्व करते हो ना, ये सेंटीमीटर या मीटर में आती है। अच्छा हाँ ठीक है, तो और ओवरऑल ये हमारा रेडियस ऐसे ही आता है, ठीक है ना। हाँ भैया, तो ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तुम्हें गिवन होगा। अगर मैं बोलूँ तुमसे कि जो एटॉमिक, अगर एटॉमिक मास 125 है, हाँ, और इसकी वैल्यू तुम्हें आर नॉट की वैल्यू दे दूँ 1.3 इंटू 10⁻⁻15 दे दूँ, हाँ, तुम जरा सॉल्व करके बताओ कि न्यूक्लियस साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या आएगा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस क्या आएगा, तुम मुझे सॉल्व करके बताओ। और थोड़ा सा आपको कन्वर्जन बता दूं, अगर मान लो ये फर्मी में कैलकुलेट होते हैं, ठीक है ना, फर्मी, फर्मी में पूछा जा सकता है, फर्मी का थोड़ा सा वो बता दूं, जो फर्मी होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के ना, और 10⁻⁻15 मीटर के, ये कन्वर्जन होती है फर्मी का, ठीक है ना। अगर आपसे बोले कि फर्मी में बता दो कितना फर्मी आया है, ये जो वैल्यू आएगी, अगर उस वैल्यू को हमें फर्मी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमें हमारी जो वैल्यू है वो फर्मी में आ जाएगी, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो। बस ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस थे, इससे क्वेश्चन कोई पूछे नहीं गए थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। बस हाँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि क्यों इस सीडी का यूज होता है, तो एप्लीकेशन जो बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे साइंटिस्ट ने दे दिया, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। ऐसा इसका कोई यूज नहीं है। अब जो कि मेन टॉपिक है आज हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसको बेसिक से पढ़ने वाले हैं, काफी अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। पर हाँ, काफी अच्छे से सुनने का मतलब ये नहीं है कि मैं एबीसीडी पढ़ाऊंगा आपको। जनरली ये बैच, मतलब जनरली ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो कि ड्रॉपर है, थोड़ा सा समझदार है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर 11th वाले देखें, क्योंकि आई थिंक जो बातें मैं करूंगा, या आज आज तो बहुत आसान आसान बातें हैं, आज भी कुछ है डिटेल वाली बातें हैं, पर जो बातें अगले लेक्चर में होंगी, वो बातें में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ के बात करूंगा, पर हाँ, मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें करूंगा, वो बच्चे थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग का जो दिमाग होता है, वो 2 साल थोड़ा सा रगड़ लिया होता है, तो आप लोग बहुत तेज कैप्चर करते हो, क्योंकि मैं जो चीज बोलूंगा, वैसे तो मैं बोलूंगा हर एक चीज, पर वो कैप्चर करने वाली पावर जो है ना, वो आपके अंदर होगी। ड्रॉपर अगर आप हो, तो जो 11th वाले बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो नए नए होते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर 11th वाले बच्चे हो, तो प्लीज रहने दें वीडियो देखने को, इस वाले लेक्चर को, इस चैप्टर को रहने दें, बाकी सब देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अरे वही ना भैया, बात क्या आती है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपने एक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम वेव, भैया क्या, मैंने कहा पहले हुआ करता था, क्या कहते हैं, रेडियो वेव हुआ करता था, हाँ, रेडियो वेव हुआ करता था, रेडियो वेव हुआ करता था, माइक्रोवेव हुआ करता था, इंफ्रारेड हुआ करता था, विजिबल हुआ करता था, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और विजिबल, विजिबल वेव, और क्या बोलते थे, शायद अल्ट्रा वायलेट हुआ करता था ना, अल्ट्रा वायलेंट एक्स रेज एंड गामा रे ना, अल्ट्रा वायलेंट, अल्ट्रा वायलेंट शायद, आई थिंक सही है, अल्ट्रा वायलेंट एक्स रेज, एक्स रेज, गामा रे, ये कुछ ऐसे जो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसा हमें विजिबल किया जाता है, एक टेप के फॉर्म में, एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, जिसमें एक ऊपर रेडियो वेव रहता है, माइक्रोवेव रहता है, इंफ्रारेड होता है, विजिबल होता है, अल्ट्रा वायलेंट रहता है, एक्स रे रहते हैं, गामा रेडिएशन वेव रहते हैं। अब ये सारे वेव क्या है, मैं समझाता हूँ। मैंने कहा इनको अरेंज किया गया है वेवलेंथ के चक्कर में, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किया गया है। इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, और उसके बाद इन सब का वेवलेंथ बहुत छोटा होने लगता है। क्या मतलब, मैंने कहा इनका जो वेवलेंथ है ऊपर वाले बहुत बड़ा है, उसके बाद छोटा 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 होते हुए बहुत छोटा छोटा बहुत छोटा हो गया। इन सबका वेवलेंथ, इसका ऊपर वाले का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इनका वेवलेंथ बहुत कम है, इनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। अगर इनका वेवलेंथ ज्यादा है, अगर इनका वेवलेंथ ज्यादा है, तो इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। इनका वेवलेंथ बहुत कम है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। समझाओ अब भैया, समझाओ, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि ये जो आप ये तो आप देखे होगे ना कि कहते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, ये सब आप पढ़े हो। हाँ भैया, मैंने कहा ये लैम्डा में पता है ना कि इनकी लैम्डा क्या है, ये सब तो पता है ना तुम्हें, आई थिंक पता ही होगा। मैंने कहा कि देखो भाई, समझाने वाली चीज की कुछ अभी है नहीं इसमें, बात ये है ना कि ये जो रेडिएशंस है, रेडियो वेव रेडिएशन, माइक्रो रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, हाँ, ये सब रेडिएशन है। हाँ, जब इनको ऑब्जर्व किया गया, जब इनको पढ़ा गया, हमें एक चीज मिली। हमें वो चीज क्या थी भैया,
मैंने कहा ये सब चीज़ें ये शो कर रहे थे कि ये एक वेव नेचर शो करती है। डायरेक्टली बता रहा हूँ ये पॉइंट, ये बात डायरेक्टली फेंक रहा हूँ आपके ऊपर कि जब इनके बारे में पढ़ा गया तो हमें ये नोटिस किया गया कि ये जो स्पेक्ट्रम है, हाँ, जितने भी रेडिएशंस हैं, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे कहते हैं, हाँ भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारी जो रेडिएशन है ये वेव नेचर शो करती है। ये वेव नेचर शो करती है, मैंने कहा हाँ, ये वेव नेचर शो करती है। इनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा ऊपर, इनका वेवलेंथ इतना ज्यादा रहता है कि 10 पावर पता नहीं मीन्स मीटर में आने लगता है, 10 पावर में बहुत ज्यादा आता है इनका वेवलेंथ, 100 मीटर आसपास ऐसे आने लगता है। इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इनका वेवलेंथ, ठीक है ना। तो एनर्जी भी उस हिसाब से इनकी बहुत कम होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, मीन्स इन सब की एनर्जी ज्यादा होती है। तो बोला ये गया कि ये सारी जो रेडिएशन है ये हमारे वेव नेचर को शो करती है। वेव नेचर को शो करती है, मैंने कहा हाँ, अगर ये वेव नेचर को शो करती हैं तो ये वेव की प्रॉपर्टीज भी शो करते होंगे। बात सही है। वेव की प्रॉपर्टीज कितनी होती है यार, वही एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, लैम्डा वैम्डा, वही सब तो है। हाँ, तो ये जो है ये सब वेव नेचर शो करती है, और यही तो, अगर वेव नेचर शो करती है तो वेव की जितनी प्रॉपर्टी है ये शो करेंगे। हाँ, बात सही। मतलब ये जितने भी रेडिएशन है ये क्या है, एक वेव नेचर रेडिएशन। मतलब कि एक लाइट आ रही है वो एक वेव फॉर्म में आ रही है, एक लाइट आ रही है अब जो कि वो विजुअल रेंज की होती है एक लाइट। हाँ, अब जो एक लाइट आती है, जो हमें लाइट विजुअल होती है, वो विजुअल रेंज की होती है। अब वो लाइट किस फॉर्म में आ रही है, एक वेव के फॉर्म में आ रही है, एक वेव के फॉर्म में आ रही है। हाँ, उसका कुछ वेवलेंथ होगा, हाँ, उसका कुछ फिक्स वेवलेंथ होगा, बात सही है, उसका कुछ फिक्स वेवलेंथ होगा, वो डायरेक्टली ऐसे कंटिन्यूअस आ रही है, कंटिन्यूअस आ रही है। हाँ, तो बोला गया ये गया कि ये जो इंफ्रारेड कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है और ये एक वेव फॉर्म शो करती है। बात सही है। वेव नेचर की होती है तो वेव की सारी प्रॉपर्टीज होती होंगी इसके अंदर। हाँ यार, बात तो सही है। और हमें पता था कि जो वेव होता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो सेम होता है। उसका वेवलेंथ क्या होता है, एक सेम होता है। मतलब कि अगर मान लो वो एक लाइट है, कोई एक लाइट है, सिर्फ एक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, अगर वो कुछ ऐसे ऐसे चल रही है, हाँ, तो इनका जो वेव है वो वेव है, और सॉरी जो इनका वेवलेंथ है, हाँ, वो बराबर होगा। हाँ भाई, बात सही है, जो इनका वेवलेंथ है लैम्डा जो है वो बराबर होगा एक लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। कोई दूसरी होगी उसका कुछ अलग होगा, हाँ, उसका कुछ अलग होगा, कोई तीसरा होगा कुछ उसका अलग होगा। बात सही है, हाँ, कुछ अलग होगा। हाँ भैया, बात सही है, इनका कुछ अलग अलग होगा। और अगर ये मान लो कि ये रेड कलर शो कर रही है तो इनका वेवलेंथ सिर्फ एक वेवलेंथ होगा। मतलब कि एक लाइट एक ही वेवलेंथ शो कर सकती है, इतना हमें पता है। हाँ, बात इतना पता है। वेव नेचर की होती हैं और कॉन्टिन्यूअस होती हैं, बस हमें इतना पता है। और हमने ये डिस्कस किया, अगर ये वेव नेचर की होती हैं तो जो इनकी एनर्जी है, हाँ, इनकी एनर्जी, हाँ, इनकी एनर्जी एच सी बाई लैम्डा से शो कर दिया गया है। एच सी बाई लैम्डा। एच क्या है, अब मैंने कहा एच एक कांस्टेंट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, लैम्डा क्या है, इनका वेवलेंथ है, ठीक है ना। इनकी एनर्जी को बोला गया कि एच सी बाई लैम्डा है। इनकी एनर्जी को बोला गया एच सी बाई लैम्डा है। और एक एच सी बाई लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी आपको डिफाइन कर दिया गया कि जो सी होता है वो म्यू इंटू लैम्डा होता है, ये डिफाइन कर दिया गया। और बोला अगर लैम्डा निकालना है तो सी बाई म्यू कर देंगे। अब म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी है। ये सब चीजें ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रही है, पर मेरी बात सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यही सब चीजें होता है, मतलब कि वो वेव नेचर की होती है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। उनका लैम्डा, अगर एक लाइट है तो उनका लैम्डा सेम रहेगा, बस इतना बात समझना, ठीक है भाई। हम और कुछ समझ ही नहीं रही है, और समझ नहीं आ रहा है। और इनकी एनर्जी 80 बाई लैम्डा होता है, कुछ ऐसा कुछ। और ये सी इंटू म्यू इंटू लैम्डा होता है। ये सब प्रॉपर्टीज हम जानते हैं भैया फ्रीक्वेंसी इक्वेशन की, ठीक है। लैम्डा पूछेगा, सी बाई म्यू कर देंगे। ये सारे सिंपल से क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन भी था आपके एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है कि एक ऑल इंडिया रेडियो विविध रेडियो नाम था, उसका बोला गया कुछ लैम्डा दे दिया कि इसका एक लाइट है, शायद कोई लाइट थी, कोई सॉरी ऑल इंडिया रेडियो थी, उसकी वेवलेंथ जो थी 400 नैनोमीटर के आसपास थी। हाँ, बोल दिया गया कि बता दो उसकी क्या कहते हैं, उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन थी, 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, और स्पीड ऑफ हमें लाइट पता है, और बोला था लैम्डा बता दो, तो हमने लैम्डा फाइंड कर लिया, क्योंकि उनमें से हमें लैम्डा फॉर्मूला पता था, सी बाय म्यू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल सी बातें हैं। हाँ, मेन बात क्या थी भैया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, समझ तो रहे हो ना यार। मतलब कि ऐसे आज कुछ है नहीं, मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ क्या कि आपको पहले क्या बोलूँ कि पहले अच्छे से समझ में आ जाए। ये नॉर्मल सी बात है, ये तो आप कर लोगे ना, हाँ, कर लोगे ना। सिंपल से क्वेश्चन आएगा फॉर्मुला बेस का, आप कर लोगे ना। आपको ये गिवन होगा, आप ये निकाल लोगे ना। आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, हाँ,
और आपको ये बता दूं कि ये जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं, ये जो जितने भी रेडिएशन होती है वो स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर चलती हैं, और ये इनका वेव नेचर होता है, स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर चलती है और इनका वेव नेचर होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है भी, इतना समझ रहे हैं। तो मतलब कि ये रेडिएशन वही होती है ना, मतलब कि जैसे पत्थर में एक ऐसा भी समझ सकते हो कि पानी में एक पत्थर मार दो जो एक वेव बनती है, क्या वो वेव की बात हो रही है? मैंने कहा नहीं, उस वेव की बात नहीं हो रही है। मैंने कहा ये जनरली हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ये एटम वटम की बात नहीं कर रहे हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो घूमते फिरते रहते हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कोई वेव छोड़ते हैं, क्या वो वेव भी रहते हैं? मैंने कहा वो सारी वेव की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं उसे, ठीक है, वो सारी वेवलेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, जो ये हमारे विजिबल लाइट्स होते हैं, जो रेडिएशन होते हैं, ये सारी चीजें हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, आपने इतना कहा, हम समझ गए, इतनी फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो अगर आएंगे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बात ये आती है ना कि लाइट जो है वेव नेचर की है। हाँ, लाइट जो है वेव नेचर की है, इस थ्योरी ने भी प्रूव कर दिया। कहा ठीक है, लाइट जो है वेव नेचर की है, बहुत सारी थ्योरी ने प्रूव किया था, जैसे कि पहली जो थ्योरी आई थी हमारी यंग्स, या पहली नहीं मतलब कि कई सारी थ्योरी थी जो कि प्रूव करती हैं कि जो लाइट है वो वेव नेचर है, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आई थिंक आप पढ़ चुके हो, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये भी एक मिस, ये जो प्रॉपर्टीज होती है इनके अंदर इंटरफेरेंस होता है। हाँ, जो इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये वेव शो कर पाती है, इनके अंदर डार्क फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, और ये प्रॉपर्टीज ये कहती हैं, मिस ये पूरा एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जो लाइट होती है, आप सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनने में अच्छा लगेगा, बस सुनते जाओ, ये प्रॉपर्टीज होती, ये सब जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि जो लाइट है, हाँ, वो लाइट वेव नेचर की है, ठीक है। एक दूसरी एक्सपेरिमेंट होता है डिफ्रेक्शन का एक्सपेरिमेंट, उसमें ये प्रूव किया गया था कि एक लाइट को अगर एक बहुत नैरो होल से पास करो और उसे कहीं से बेंड कराओ तो देखो वो बेंड हो जाती है लाइट, टकराने के बाद बेंड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि टकरा रही बेंड हो जा रही, और ये जो बेंडिंग प्रॉपर्टी ये वेव नेचर शो करती है, ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो उन्होंने भी बोल दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एक वेव की प्रॉपर्टी है, लाइट भी एक वेव प्रॉपर्टी शो करता है, उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। ये सब बहुत सारी थ्योरी आई, और एक थ्योरी और थी यार, क्या नाम था उसका थ्योरी का, अरे यार, पोलराइजेशन की थ्योरी। हाँ, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि हाँ भाई, लाइट जो होती है वो तो वेव नेचर की होती है, ये सारी होती है, ये सब अच्छे से डिस्कस हो चुका था। पर ये सब बातें हमें पढ़नी नहीं, बस मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि लाइट जो है वो वेव नेचर होती है, वो सारी थ्योरी ने प्रूव किया, इसने भी बता दिया, इसने भी बता दिया, प्रूफ कर दिया, इसने भी बताया, इसने भी बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जितनी भी जो लाइट होती है वो वेव नेचर की होती है, क्योंकि ये वेव नेचर शो करते हैं, और वेव नेचर शो करती है, इनकी जो स्पीड है वो 10 to 10 power 8 मीटर पर सेकंड है, सी के बराबर होगा। और जब ये सब होगा तो ये भी, ये सारे फॉर्मूले मीन्स अगर ये भी वेव शो करेंगे तो इनका भी फॉर्मूला तो यही होगा, सी इंटू म्यू इंटू लैम्डा, सी इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू, यही सब तो होगा फॉर्मूला। हाँ, पर एक साइंटिस्ट थे हमारे प्लैंक सर, वो सर ने क्या कहा, प्लैंक सर ने कहा कि यार एक मुझे डाउट है, जो इनसे कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि मैक्सवेल सर ने दिया था शायद, तो सर ने कहा कि प्लैंक सर ने कहा कि भाई यार तुम्हारी थ्योरी में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, गड़बड़ नहीं दिख रही है, पर तुम्हारी थ्योरी मैं मानता हूँ, तुम्हारी थ्योरी सही है यार, तुम्हारी थ्योरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया कि हाँ तुम्हारी जो लाइट है वो एक वेव नेचर की होती है, मान गया, पर यार एक बात कहो, एक बात बताओ। कहा कि हाँ पूछो। कह रहे हैं कि जो एक लोहा होता है, हाँ, अगर उसको हम हीट करें, हाँ लोहे को हीट करें, अगर हम लोहे को हीट करते हैं, हाँ लोहे को हीट करते हैं, लोहा तो पहले लाल होता है, हाँ, उसके बाद कुछ उसका रंग बदलता है, लाल पीला कुछ होता है, नीला होने लगता है, फिर काला होने लगता है, उसका रंग बदलने लगता है, ऑरेंज होने लगता है, रंग बदलने लगता है, जैसे उसको हीट देते जाते हैं कुछ टाइम बाद वो अपना रंग बदलने लगता है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, बात सही है, ऐसा होता है, तुमने कभी रियल लाइफ एग्जांपल में देखा होगा कि अगर लोहे को हीट करें तो ऐसा होता है। तो उन्होंने अपने कहा, उन्होंने डायरेक्टली ऐसे एग्जांपल दिया, कोई एक ब्लैक बॉडी है उसको हम हीट कर रहे हो, वो अपना अलग अलग रंग दिखा रही है, तुम सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो, एक लोहा है उसको ज्यादा हीट करते हैं तो अपना रंग धीरे धीरे हीट, जैसे हीट बढ़ता जा रहे हो अपना रंग बदलते जा रहे हैं। अब रंग बदलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सब बदलते हैं। हाँ, बात तो सही है। अब उन्होंने सर से बोला कि सर ये देखो, उन्होंने कहा कि भाई यार, प्लैंक सर ने कहा उसे, दूसरे साइंटिस्ट से जिन्होंने ये कहा था, प्लैंक सर ने कहा कि यार देख रहे हो यार, ये रंग बदल रहा है, तो सर ने कहा कि यार रंग बदलना कौन सी बड़ी बात हो गई, वो तो सब बदलते हैं। कह रहे नहीं, रंग बदलना वो ठीक है, वो तो सब बदलते हैं, मैं मानता हूँ, पर बात ये है ना कि अगर ये नए नए रंग बदल रही है, हाँ,
तो हर एक रंग के, हाँ, हर एक रंग के, हाँ तो क्या, हर एक रंग के अलग अलग वेवलेंथ होंगे। हाँ बात सही है, हर एक रंग के वेवलेंथ होंगे अलग अलग, बात इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हर एक रंग के अलग अलग वेवलेंथ होंगे। नहीं भाई, बात ये है ना कि लोहा है, उसके अंदर जा रहा है कुछ कुछ क्या कहते हैं, कुछ रेडिएशन जा रही है, हाँ एक टाइप कुछ रेडिएशन जा रही है, हाँ वो टाइम टाइम पे जो जो फिर से वो रेडिएशन जो एमिट कर रही है, हाँ वो कभी कभी रेड कलर का निकाल रही है, हाँ कभी ऑरेंज निकाल रही है, कभी कुछ निकाल रही है, कभी कुछ निकाल रही है, अलग अलग कलर का निकाल रही है। जा तो एक ही, एब्जॉर्ब तो एक ही कर रही है, पर जा निकाल कई टाइप की रही है। हाँ तो क्या हो गया, नहीं भाई बात ये हो गई ना कि ये अगर अलग अलग रंग निकालेंगे, कभी लाल हो गए, लाल से ऑरेंज हो जाएंगे, ऑरेंज से येलो हो जाएगी, अगर ऐसे ऐसे करेंगी तो इनका तो वेवलेंथ अलग अलग होगा ना, इनका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा ना, कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, मतलब कि वेवलेंथ जो होगी बहुत बदल जाएगी ना इनकी वेवलेंथ, इनका वेवलेंथ कुछ ऐसा हो जाएगा ना, कोई बड़ा कुछ छोटा, कोई बड़ा कुछ छोटा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना इनका वेवलेंथ। लेकिन ये क्या, वेवलेंथ तो तुमने कहा था सेम होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जितनी भी होती है। अगर मान लो हम विजुअल रीजन में कोई एक कलर की बात करें, उनकी जो वेवलेंथ होती है तो सेम रहती है ना, एक एक एब्जॉर्ब करेंगे, अगर एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे दूसरा निकालेंगे, उसका वेवलेंथ सेम ही रहेगा पूरा। पर यहाँ पे क्या, कभी लाल हो जा रही, कभी पीली हो जा रही, सबकी जो वेवलेंथ है वो बदलता जा रहा है। सर ने कहा उनसे, सर ने कहा, प्लैंक सर ने कहा उनसे, मैक्सवेल सर ने कहा कि यार बात तो सही है इसकी, तब तब कर क्या सकते हैं, मिस मैक्सवेल सर ने कहा कि यार बात तो सही है इसकी, कि वेवलेंथ तो बदल जा रही है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है, उनके मन में सवाल है। तो उन्होंने बोला ऐसे, मैक्सवेल प्लैंक सर से मजाक में बोल दिया, यार प्लैंक भाई तुम क्या ये कोशिश कर रहे हो क्या कि मेरी थ्योरी को गलत साबित करने की। प्लैंक सर ने कहा ना 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 भाई, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी मैं मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ कि आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी बात सही है, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है कि लाइट जो है वेव नेचर है, पर आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी ना, कि लाइट वेव नेचर के अलावा भी कोई और नेचर शो करती है। अब क्यों, कौन सी नेचर शो करती है आपके मन में आया होगा। सर ने कहा यार नहीं, मेरी बात ये सुनो, अगर तुम्हें लगता नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, प्लैंक सर ने कहा उन्हें समझाने के लिए, तो ऐसा नहीं लगता भाई मैक्सवेल भाई कि लाइट जो है, हाँ वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है पैकेट के फॉर्म में, हाँ एक पैकेट का साइज कुछ है, उसको एब्जॉर्ब किया, बाहर फेंक दिया, दूसरे पैकेट का साइज कुछ है, बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको ऑब्जर्व किया, उसका भैया उसका वेवलेंथ कुछ अलग है, तीसरे पैकेट का साइज कुछ और है, उसका वेवलेंथ अलग है, बाहर फेंक दिया, ऐसे पैकेट के फॉर्म में बाहर बाहर फेंकते जा रही है, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, वेव फॉर्म में ऐसे नहीं फेंक रही है, आया तुरंत गया, आया एक वेव फॉर्म में ऐसे हो गया, ना ना, कभी छोटा पैकेट, कभी बड़ा पैकेट, कभी छोटा पैकेट, कभी बड़ा पैकेट, इसी वजह से इनकी रेडिएशन अलग अलग आ रही हैं, इनकी इसी वजह से इनकी वेवलेंथ अलग अलग आ रही है। कहा हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, ये एक पैकेट के फॉर्म में कर रही है, ये पार्टिकल का फॉर्म में, पैकेट मतलब जिसे पार्टिकल बोल देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं एक छोटा छोटा जो बहुत छोटा माइन्यूट पार्टिकल हम बोलते हैं क्वांटा, क्वांटा, जिसे हम बोलते हैं फोटोन भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम फोटोन भी बोलते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में कर रहे हैं। तो मैक्सवेल सर ने कहा कि यार मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, तुम ये कहना चाहते हो, कह रहे हाँ, प्लैंक सर ने कहा हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, कि तुम्हारी बात मानता हूँ कि लाइट जो होती है वेव नेचर शो करती है, कई सारी प्रॉपर्टीज, कई सारे एक्सपेरिमेंट ने बताया है तुम्हारी जो लाइट होती है वो वेव नेचर होती है, पर आपको ये भी मानना पड़ेगा जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी होती है, वो पार्टिकल नेचर भी होती है, वो एब्जॉर्ब और एमिट पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी भी कर सकती है, करती भी है। मतलब अगर मैं मानता हूँ कि आप आपका वेव नेचर मानता हूँ, आपको मानना पड़ेगा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी है, अगर आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो मैं आपकी थ्योरी नहीं मानूंगा। एक्चुअल में ये जो पार्टिकल नेचर है ये भी वेव नेचर से प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना, वेव नेचर से प्रूफ हो जाता है, और बाद में यही कहा जाता है कि वेव नेचर, पर वो बहुत बड़ा, ऐसा छोड़ो, कोई ऐसा आपकी कहानी नहीं है, ठीक है ना, बस सुनने में अच्छा लगा ना, बस ऐसा कोई जे भी नहीं पूछ जाएगा क्या थ्योरी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, बस यही सब बातें थी। तो यहाँ से अराइज होता था क्या, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक्स की सर की जो थ्योरी है, हाँ प्लैंक थ्योरी ऑफ लाइट, यहाँ से हमारा निकलता है।
तो है ना, अच्छे से एक बार देख लें। पानी बताऊंगे 25 मिनट। थैंक्स। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये लाइट ने क्या प्रूव किया, इस लाइट ने इस थ्योरी ने क्या प्रूव किया, इस थ्योरी ने ये कहा कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स नेचर भी होती है। वो एनर्जी जो उनकी जो एनर्जी होती है, हाँ, वो बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी के फॉर्म में, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, और छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में वो एमिट भी होती है। हाँ, मीन्स एक छोटे छोटे पार्टिकल जिसे हम क्वांटा बोल देते हैं, उन्होंने क्वांटम वर्ड निकाला, वहाँ से एक नया वर्ड कहा, इस पार्टिकल को हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक है ना। इस पार्टिकल को उन्होंने क्वांटा बोल दिया। अब बोला कि ये जो जो पार्टिकल्स हैं, हाँ, जो इनकी एनर्जी भी है, आप लिख लेना कि पार्टिकल के फॉर्म में होती है, इनके पार्टिकल नेचर शो करती है। बोला कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी होती है, ये एच इंटू म्यू के फॉर्म में होती है। अब ये जो एच है यहाँ पे वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। बोला ये जो एनर्जी है एच इंटू म्यू होती है, एच इंटू म्यू होती है। इस फॉर्म में इनकी एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी जो है वो एच इंटू म्यू होगी। ये हमारे सर ने कहा, ठीक है ना। और अगर लाइट जो है, हाँ, अगर देखो एनर्जी जो है वो एच इंटू म्यू है, हम बता मिस सर ने कहा, डायरेक्टली ये सुनो, सर ने कहा कि यार जो जो फोटोन होते हैं ना, हाँ, जो एक फोटोन एनर्जी होती है ना, वो इक्वल टू एच इंटू म्यू होती है। और मैं मानता हूं, चलो ठीक है, जो लाइट होती है, हाँ, जो लाइट होती है वो लाइट वेव नेचर भी है, हाँ। तो सी इक्वल टू म्यू टू लैम्डा था ना, हाँ, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको अगर वो भी होती है तो मैं इसको और लिख सकता हूँ, एच इक्वल टू म्यू की जगह में क्या लिखता हूँ, सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा ये क्या है, ये एनर्जी है, ये एच सी बाई लैम्डा। उन्होंने कहा कि एच सी बाई लैम्डा क्या है, हमारी हमारी एक फोटोन की एनर्जी। उन्होंने ये डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स जो लाइट होती है, मतलब कि जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो एनर्जी एमिट होती है, वो किस फॉर्म में होती है, वो क्वांटा के फॉर्म में होती है। और उनका फॉर्मूला बोल दिया कि एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एच सी बाई लैम्डा होती है। उन्होंने ये कह दिया सर ने। हाँ, बात सिंपल सी थी, सर ने कह दिया। अब बहुत सारी मीन्स अब मैक्सवेल सर और ये दोनों दोनों मान गए, ठीक है ना। अभी दोनों मान गए, और दोनों मान गए तो उसके बाद भाई साहब क्या ही हो सकता है जब दोनों मान गए। तो ये समझ में आ गया अब। हाँ, ये जो एच है ये क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट ना। प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.266 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। बस प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी यही कहती है, और सर ने भी यही कहा, बस खत्म। सर ने कहा, मैंने कहा हाँ, सर ने यही कहा बस, और इनकी थ्योरी बस ये कहती है। तो आप मेन चीज ये बताना चाहते हो, मैंने कहा मेन चीज ये नहीं, मेन चीज है बोर्ड सेटअप मॉडल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से और सुनना, थोड़ा सा क्वेश्चन करा दूं आपको, बस इन्हीं फॉर्म में क्वेश्चन आता है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, करा दूं। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन बोला गया है, एक 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट बल्ब एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर। बोला गया कि एक 100 वॉट का बल्ब है। अब देखो बल्ब है, हाँ, वो 100 वॉट का बल्ब है, हाँ। अब वो बल्ब बोला गया है वो एमिट करता है, निकालता है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब कि मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब कि एक वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ फिक्स हो। बहुत चालाकी से मीन्स अच्छे से वर्ड लिखा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं किया गया है। उसने फिक्स कर दिया है कि ये सिर्फ जो एक लाइट जो एमिट कर रहा है ना, निकाल रहा है ना, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। उसने बोल दिया कि 100 वॉट का एक बल्ब है, लगाया गया है, वो 100 वो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट मोनोक्रोमेटिक
क्रोमेटिक लाइट मतलब कि एक वेवलेंथ जिसकी हो, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, ठीक है। कैलकुलेट करो द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय दिस बल्ब, पर सेकेंड बाय दिस बल्ब। बोला है कि कैलकुलेट करो, और कुछ क्वेश्चन में गिवन किया, बोला है कैलकुलेट करो कि एक जो बल्ब है 100 वॉट का बल्ब है, वो एमिट कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है, एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो एक सेकंड में कितने फोटोन, एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकाला होगा, कितनी एनर्जी निकाला होगा, ये है ना। एक सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन, कितने फोटोन निकाला होगा बता सकते हो एक सेकंड में? हाँ बता सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, फिजिक्स है ये, थोड़ा सा मीन्स ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। जो 100 वॉट होते हैं, हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी निकालना उस बल्ब से, इसका मतलब ये होता है। हाँ भैया, और हमें पता है कि नंबर ऑफ, हमें अभी जो सर है प्लैंक सर ने ये कहा है कि जो फोटोन होता है, नंबर ऑफ एक फोटोन का एनर्जी जो होता है, एक फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो एच सी बाई लैम्डा होता है। हाँ, एच सी बाई लैम्डा होता है। हाँ, मान लो कुछ एन निकल रहे हैं, हाँ, अगर मान लो एन फोटोन निकले तो वो क्या हो जाएगा, एन फोटोन के लिए मान लो बहुत सारे फोटोन निकल लेंगे। अब देखो 100 जूल एनर्जी निकल रही है, मतलब बहुत सारे फोटोन निकलेंगे। हाँ, मान लो एन निकल रहे हैं, हाँ, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एन सी बाई लैम्डा हो जाएगा। हाँ भैया, तो ये एनर्जी बोला है, टोटल एनर्जी कितना है बोला है, 100 जूल है पर सेकंड। 100 जूल टोटल एनर्जी बोला है, 100 जूल एनर्जी निकल रहा है। अच्छा, एनर्जी हमें गिवन है 100, हाँ, इक्वल टू एन कितना है, एन हमें पता नहीं। एच क्या है, एच है 6.266 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड होता है, जूल सेकंड होता है। इंटू सी क्या है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 8, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। हाँ, अपॉन में लैम्डा बोला है, क्या है लैम्डा, 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर है ना। हाँ, 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर है। अब नैनोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि 400 नैनोमीटर को हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओ सॉरी, 400 नैनोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मीटर पर सेकंड में है। हाँ, मीटर पर सेकंड में है। हाँ, इसको हमें मीटर में करना पड़ेगा। हाँ, ये जूल पर सेकंड में है, जूल पर सेकंड में है, और यहाँ पे 100 जूल है। मतलब ये देखो, ये जूल में है। हाँ, ये ये जो है हमारा एन है, हाँ, इंटू एन, ये एन है ना, हाँ, इंटू ये क्या है, ये जूल पर सेकंड में है, जूल सेकंड में है, हाँ, इंटू ये मीटर में है, हाँ, इंटू मीटर में है, अपॉन में ये किस में है, नैनोमीटर, ये किस में है, मीटर में है। हाँ, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, जूल से ये कितना है, ये किस में है, 400 नैनोमीटर। ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में है ना, हाँ, ये वाला मीटर पर सेकंड में है। हाँ, तो सेकंड से सेकंड, जूल से जूल, ओवरऑल सारी जो यूनिट है कैंसिल आउट होगी, बचेगा क्या, एन बचेगा। तो यहाँ से जब हम एन कैलकुलेट करेंगे, एन को एक साथ करेंगे, सब कुछ इधर लाएंगे। हाँ, जब एन कैलकुलेट करेंगे कुछ वैल्यू आएगी। हाँ, जो वैल्यू आएगी एन, कितने कितने फोटोन निकले हैं वो आएगी वैल्यू। हाँ, वही वैल्यू पूछा गया था। ऐसे समय ये यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको समझाया, वैसे फंसा है, पता है इसमें किसमें आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यूनिट में। यूनिट में बच्चे जहाँ फंसते हैं वहीं गलत जाते हैं, इनका आंसर गलत हो जाता है। आपको समझ है, यूनिट में जहां बच्चे फंसते हैं वहीं पे ही जाते हैं। मतलब ये फॉर्मूला हमें पता चल गया है कि अगर हमें एन एन फोटोन की एनर्जी निकालनी है, एन एक फोटोन की एनर्जी पता था, अगर एन फोटोन की एनर्जी निकालनी है, एन एच सी बाई लैम्डा, ये होता है। बस बस क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है, सॉल्व कर देना है ना। हाँ भैया, मैंने कहा एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताऊं आपको। हाँ भैया बता दो। मैंने कहा वो क्या था भैया, इक्वल टू एन, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा था। हाँ, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी थी, हमें बता दें। हाँ, लैम्डा जो है, हाँ, इसको ऊपर ले जाओ लैम्डा, और एच सी बाई ई को इधर लाओ, ठीक है ना। हाँ भी ला दिए। मैंने कहा कभी कभी हमें पता है, हाँ, इस
हमें कभी कभी हमें वेवलेंथ पूछी जाती है क्वेश्चन में, हमें सब कुछ करके वेवलेंथ पूछा जाता है, सब कुछ गिवन करके हमें एनर्जी दे दी जाती है। अच्छा एनर्जी दे दी, मैंने कहा हाँ ये एनर्जी दे दी जाती है, तुम्हें एच की वैल्यू पता है, तुम्हें सी की वैल्यू पता है, ये दोनों कांस्टेंट हमें एनर्जी की वैल्यू दे दी जाती है, बोलता है डायरेक्ट हमें वेवलेंथ बता दो। पर क्वेश्चन में पूछने का तरीका ये है कि वो बोलता है कि वेवलेंथ जो है, हाँ वो वेवलेंथ मुझे एंगस्ट्रॉम में बताओ, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में, हाँ एंगस्ट्रॉम में बताओ। और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता है, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता है। अच्छा तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है ये, एंगस्ट्रॉम में लैम्डा तभी आएगा, अगर हमें वेवलेंथ निकालना है एंगस्ट्रॉम में तभी आएगा जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में एनर्जी गिवन होगी तो जो वो लैम्डा आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। अच्छा भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। क्वेश्चन एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन करा, एक मिनट रुको पहले मेरी बात सुनो, थोड़ा सा सुनो। ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा है, तुम्हें लैम्डा पता है, वेवलेंथ है, हाँ भैया वेवलेंथ। ये जो ए है ये क्या है, ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम जो भी होगा आप देख रहे हैं, बोला गया कि एक एंगस्ट्रॉम में, हाँ एक एंगस्ट्रॉम में 10 पावर -8 मीटर होते हैं, 10 पावर 8 मीटर होते हैं, और 10 पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, हाँ ये समझ जाए, एक एंगस्ट्रॉम में इतनी थोड़ा समझा है यूनिट कन्वर्जन। और बोला है जो एनर्जी, एनर्जी तो है पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मतलब कि जो एनर्जी होगी अगर उनको इलेक्ट्रॉन में जो भी एनर्जी होगी, हाँ जो एनर्जी गिवन होगी, जितनी भी एनर्जी होगी अगर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब कि उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई करोगे, जो एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी, मतलब जो एनर्जी गिवन होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन, उसका मतलब ये है कि वो कुछ एनर्जी है जो कि जूल में थी, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इतनी एनर्जी में गिवन है, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई किया गया है, वो तब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है। अच्छा इसका मतलब ये, मैंने कहा हाँ इसका मतलब ये, ठीक है ना, हाँ ये एनर्जी जूल में होती है ना, तब जूल में आ जाएगी। यही है, वही बोला कि ये इतना सोलह गया। चलो क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, मन थोड़ा सा शांत हो जाएगी, क्वेश्चन डरावना ना है। क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड हैविंग एनर्जी, फाइंड आउट द फाइंड आउट द वेवलेंथ फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड द एनर्जी, एमिटेड कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, एमिट एनर्जी कितना है, बोला 13.6 ईवी। अब बोला कि जो ये है कि एंगस्ट्रॉम में बताओ, वही सिंपल फॉर्मूला, लैम्डा एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 12,000 कुछ लिखा था ना फॉर्मूला मैंने, हाँ ये एच सी बाई लैम्डा मैंने ये लिखा था ना, सॉरी एच सी बाई एनर्जी ईवी लिखा था मैंने, हाँ मैंने कहा ये जो एच सी है ना, इसको सॉल्व करने के बाद पता है क्या आ जाता है, ये 12,400 आ जाता है, इसको सॉल्व करने के अप्रोक्सीमेटली 12,400 आ जाता है इंटू ईवी, 100 की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 12,400 इंटू ईवी, तो लैम्डा अगर हमें एंगस्ट्रॉम में निकालना होगा तो 12,400, हाँ अपॉन में ईवी क्या है, ईवी क्या है 13.6, ये कर देंगे हमें लैम्डा मिल जाएगा, बस बात क्लियर है। अगर बात आए कि हमें एच सी बाई लैम्डा की वजह से जाना है, हमें अगर एच सी बाई लैम्डा से जाना है, हाँ, अगर हमें लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई, सॉरी क्या था वो, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से हमें इस फॉर्मूले से जाना है, हमें इस फॉर्मूले से प्रोसीड करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमें एनर्जी गिवन है ना, हाँ, इसको जूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इसको एनर्जी को, इस एनर्जी को जूल के फॉर्म में, अगर इस एनर्जी को जूल में करना है तो क्या करेंगे, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, अब ये जूल में हो गया, हाँ ये जूल में हो गया, ठीक है, इक्वल टू, अब एच सी की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34, अब सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 8 है, अपॉन में लैम्डा क्या है, लैम्डा में पता नहीं है, लैम्डा निकाल लोगे यहाँ से, अब यहाँ से लैम्डा निकालोगे, अब यहाँ से जब लैम्डा आएगा तो लैम्डा सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा मीटर में, हाँ अब वो मीटर में आएगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे तुम एंगस्ट्रॉम में बताओ लैम्डा, अगर वो लैम्डा को अगर एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो क्या करोगे, अगर मीटर में है, हाँ अगर मीटर में है, मीटर से एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, 10 पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 पावर माइनस, अगर मीटर में है एंगस्ट्रॉम पूछेगा 10 पावर माइनस 8 से डिवाइड कर दोगे, सारा डिवाइड मल्टीप्लाई तो आपको बताइए, प्लीज कर दो, ठीक है भैया।
सारे क्वेश्चन हो गए कितने हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी से, मतलब कि यही है बस, कुछ जितना भी है यही है। एक क्वेश्चन और देख लो, जेब में 2023 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है एनर्जी एमिटेड बाय, फाइंड द एनर्जी एमिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन रेडिएटेड, रेडिएशन ऑफ लैम्डा 30 नैनोमीटर, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, लैम्डा एनर्जी ऑफ फोटोन रेडिएशन। क्वेश्चन क्या है इधर देखो, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक रेडिएशन निकल रही है, हाँ रेडिएशन निकल रही है, हाँ रेडिएशन निकल रही है। बोला गया कि रेडिएशन निकल रही है फोटॉन्स की, हाँ फाइंड करो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन लैम्डा इक्वल टू 3 नैनोमीटर। बोला गया है कि 1 मोल फोटोन का एनर्जी फाइंड करो, 1 मोल फोटोन का एनर्जी फाइंड करो, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। हाँ बोला गया है कि 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करो जिसकी रेडिएशन की जो रेडिएशन है, हाँ वो लैम्डा जो है, हाँ वो कितना है, 300 नैनोमीटर का है, 300 नैनोमीटर का है। बोलेगा एक मोल का कैलकुलेट करना है, 1 मोल का कैलकुलेट करना है, तो कुछ बात नहीं, एक एक फोटोन का क्या होता है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच बाई लैम्डा होती है। हाँ इसको एच बाई लैम्डा को मान लो एक्स हुआ, हाँ एक्स हुआ, हाँ हमें 1 मोल फोटोन की निकालनी है, 1 मोल फोटोन की निकालनी है। अब 1 मोल फोटोन में 1 मोल में क्या होते हैं, एन पार्टिकल्स होते हैं, हाँ इंटू कर देंगे जो भी एनर्जी आई है 1 फोटोन से इंटू एक्स कर देंगे। एन क्या होता है, एन क्या होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 23 होता है। हाँ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एच सी बाई लैम्डा से, जो वैल्यू आएगी, मान लो एक्स आई है, हमारे क्या मिल गया, ये मिल गया। जी मैं 2023 का क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। ऐसे सेम क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, ये सब समझ आ गया ना। हाँ अब यहाँ से क्वेश्चन आए थे, बहुत कम आते हैं, इतना भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस है, सिंपल से। बस बात ये आती है ना कि अब जो एटॉमिक मॉडल निकलेंगे ना, हाँ अब जो लड़ाई होगी रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक मॉडल की, वो आपको पढ़ना जरूरी है। हाँ सुना मेरी बात, सुना। मैक्सवेल, सुना मेरी बात, स्टार्ट करने से करो। हाँ तुम रदरफोर्ड के बारे में जानती हो, हाँ रदरफोर्ड के बारे में जानता हूँ। मैंने कहा रदरफोर्ड सर ऐसे कैसे थे, उनकी जो थ्योरी है, थॉमसन कहते हैं, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल जो है वो पढ़ चुकी हो, हाँ भी पढ़ चुके हैं। उनका कुछ उन्होंने कुछ कहा था, उन्होंने कहा था कि जो एक एटम होता है उसके अंदर के मैक्सिमम पार्टिकल्स हमारे, उन्होंने मीन्स बहुत सारे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और बहुत सारे रेज को डाला था, और उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे एरिया जो होते हैं वो बहुत खाली होते हैं ना, क्योंकि लॉक्स ऑफ पार्टिकल मीन्स बहुत सारे रेज, लैक्स ऑफ रेज ऐसे सीधे पास हो गए थे। हाँ पर उसके बीच के सेंटर में कुछ ऐसा बहुत हैवी मास का, कुछ बहुत हैवी मास का न्यूक्लियस है। हाँ उन्होंने ये जस्टिफाई किया था, और उन्होंने ये बताया था कि पार्टिकल जो कि उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये किसने कहा था, ये रदरफोर्ड सर ने कहा था। रदरफोर्ड सर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते। हाँ पर घूमते रहते हैं, बात सुनो, हाँ घूमते रहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमने क्या अभी रिलेट करना थोड़ा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसमें क्या हुआ, उनमें जो थ्योरी चल रही थी वो एक लाइट के नेचर को प्रूव कर रही थी, ड्यूअल नेचर को प्रूव कर रही थी, ड्यूअल नेचर को प्रूव कर रही थी किसमें, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। थोड़ा सा अब एटम की तरफ आते हैं ना, उसको थोड़ा सा भूलो, उसको थोड़ा सा उधर चलो, अब एटम की तरफ आते हैं। अब एटम, पहले लड़ाई किसकी तरफ चली थी, एटम में चले थे ना, उसके बीच में हमने ये कहानी ड्यूअल नेचर पे आ गए। हाँ अब ड्यूअल नेचर से हटो थोड़ा सा एटम की तरफ आओ।
एटम की एटम में रदरफोर्ड सर का एक्सपेरिमेंट चला था। रदरफोर्ड सर ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि एटम जो है उसको उसमें बहुत सारा जो एरिया रहता है वो खाली रहता है, उसके बीच में जो एरिया कंसंट्रेटेड मास कुछ बीच में रहता है उसके सेंटर में, और जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस के अराउंड में चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये हमारे रदरफोर्ड सर ने कहा। पर बात ये आ गई ना, उसी बगल में खड़े थे मैक्सवेल सर अपना। मैक्सवेल सर ने कहा कि भाई इधर भी देख लो, मेरी क्लासिकल थ्योरी जानते हो? कह रहा है नाम तुम्हारा हैवी लग रहा है क्लासिकल थ्योरी, थ्योरी हमें लग नहीं रही कुछ है। कह रहा है ना 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 ना, अभी थोड़े पसीने छूटेंगे, पहले बात तो सुनो मेरी थ्योरी पढ़ी हो तुम? कह रहा नहीं सर पढ़ी नहीं है। कह रहा मेरी थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी पार्टिकल है ना, हाँ, अगर कोई भी पार्टिकल है वो किसी सर्कुलर पाथ में अगर रेडिएट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है, हाँ, तो वो एनर्जी एमिट करेगा। अगर वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वो एनर्जी एमिट करेगा, और वो एनर्जी एमिट करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पार्टिकल सेंटर में जाके समाहित हो जाएगा, सेंटर में जाके मिल जाएगा। मेरी थ्योरी ये कहती है क्लासिकल थ्योरी, तुम्हें पता भी है यार? मार्कर का इंक ना नाक पे ले जाता है, होता है अजीब सा लगने लगता है, खुजली होने लगती है। फिर क्या हुआ, सर ने कहा कि तब रदरफोर्ड सर ने कहा, कह रहा है तुम क्या आप कहना कह सकते हो सर अपनी क्लासिकल थ्योरी देके? कह रहे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे हिसाब से अगर तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूमती रहती है गोल गोल, उसके हिसाब से मतलब ये है कि जो एटम है वो भी एनर्जी रेडिएट करेगा। कह रहा है नहीं सर, नहीं सर, मैक्सवेल सर नहीं, मेरा जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है सर, वो एटम के न्यूक्लियस के ना घूमता रहता है कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड से। कह रहा नहीं यार, कांस्टेंट स्पीड से नहीं, वो तो रेडिएट करता ही होगा। कह रहा है कि नहीं सर, रेडिएट नहीं करता, कांस्टेंट स्पीड रहता है। कह रहे चाहे जो भी हो, अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, रेडिएट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो रेडिएट कर ही रहा है, और हर डायरेक्शन में वो हर एक सेकंड में डायरेक्शन पर चेंज ही कर रहा होगा अगर सर्कुलर पाथ में है वो। उन्होंने कहा, रदरफोर्ड सर शांत थे, कह रहा है कि मतलब कि क्या चाहते हो कि मैं अपना पेपर में भी ना पब्लिश कर पाऊँ? कह नहीं सर, रदरफोर्ड सर मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैक्सवेल सर ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहता, पर मेरी बात ये है कि अगर वो सर्कुलर पाथ में है ना तो उसको एनर्जी रेडिएट करेगी, और आपके हिसाब से अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगी वो एक टाइम में जाकर न्यूक्लियस में आ जाएगी और न्यूक्लियस में जाकर धमाका कर देगा, और अब अगर ऐसा होता ना सर, हमारी धरती ना तबाह हो चुकी होती। सर ने ऐसा ऐसा कहा, ठीक है, हमारी धरती जो होती है वो तबाह हो चुकी होती। रदरफोर्ड सर साथ दूंगा। अब रदरफोर्ड सर यही बात करके कंफ्यूज हो गया, वो कोई सोल्यूशन दे नहीं पाया इसका, उनका देहांत हो गया। वो मतलब कि थोड़ा सा उनकी आत्मा को शांति तो नहीं मिली, और उनका एक दोस्त था, उनका दोस्त बहुत थोड़ा सा चालाक था, उनका दोस्त का नाम था बोर्स, सर बोर्स। उनकी डेड बॉडी के सामने ऐसे खड़ा था, जब सब दूर गए थे तो थोड़ा सा बातें कर रहा था, उनकी डेड बॉडी से उनकी आत्मा से बात कर रहा था। कह रहा है रदरफोर्ड यार, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुझे पता है। ऐसा कहा उन्होंने, ठीक है ना, बल्कि थोड़ा सा समझ सकते हो, मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ ऐसा समझो तुम कि रदरफोर्ड भाई यार, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये तो मुझे पता है। कह रहा है हाँ यार मिलेगी तो नहीं, अब क्या करें, मेरी जो मेरा पेपर था वो भी पब्लिश नहीं हुआ, और मेरे साथ ये सब हो गया। कह रहे अब तुम रदरफोर्ड ने कहा अब यार तुम तो अकेले हो जाओगे, अब क्या करोगे तुम? कह रहे ना, किसने कहा मैं अकेला हूँ, मेरा दिमाग मेरे साथ है। और थोड़ा सा चालाक थे रदरफोर्ड, वो बोर सर ने कहा कि मैं तुम्हारी थ्योरी को ही बताऊंगा, मैं तुम्हारी थ्योरी को ही बोलूंगा। कह रहे हैं अच्छा, तुम मेरी थ्योरी को ही प्रपोज करोगे? कह रहे हाँ, मैं फिर से प्रपोज करूंगा आपकी थ्योरी को। कह रहे तुम्हारा हालत भी मेरी तरह हो जाएगा, अभी मैं जहाँ पे हूँ बगल में तुम भी आ जाओगे। कह रहे नहीं, मैं दुनिया की सोच ही बदल दूंगा, मैं दुनिया की सोच बदल दूंगा, उसके बाद मैं दुनिया को ऐसा चीज दिखाऊंगा ना, दुनिया मान जाएगी। हालांकि ये पता नहीं 100% सच हो या ना हो, पर मैक्सिमम ये माना जाता है कि ये थ्योरी बोर सर की सही है। सर ने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि यार बोर्ड तुम क्या करने वाले हो? कह रहे तुम्हारी तुम्हारी मॉडल को ना मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो घूमते हैं एटम के अराउंड में घूमते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। कह रहा है बस तुम ये, अगर तुम ये लाइन अगर बोल दोगे ना, बोर्ड रदरफोर्ड ने कहा, अगर तुम रदरफोर्ड सर की आत्मा ने कहा अगर तुम ये लाइन बोल दोगे ना, वो मैक्सवेल तुम्हारे चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। वो भी अपना थ्योरी तुम्हारे मुंह पे फेंकेगा और तुम भी मेरे बगल में आ जाओगे। कह रहा है नहीं यार, मैं ये कहूंगा ना कि मैं थोड़ी सी बातें और बढ़ा के बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो ये पार्टी जो इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, ये कुछ ऐसे फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, अराउंड में घूमते हैं, हाँ, ऐसे ऑर्बिट के अराउंड घूमते हैं जिस ऑर्बिट को कहते हैं हम स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ, उस ऑर्बिट के अराउंड घूमते हैं, और उस ऑर्बिट में घूमते घूमते कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते,
वो ऑर्बिट उनका फिक्स है, उनका घर है, उस इलेक्ट्रॉन का घर है, जिसे हम के एल एम सेल, के सेल, एम सेल, एल सेल ऐसे पढ़ते हैं ना। हाँ, उन्होंने बाद में बताऊंगा अभी। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट है इस फिक्स है, इस ऑर्बिट का नाम दे दूंगा स्टेशनरी ऑर्बिट, और इसी ऑर्बिट के अंदर वो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। और 2-3 फॉर्मूला दे दो, ये दूंगा ही, और उसके बाद जब मैं ये दे दूंगा लोग मान जाएंगे, और मुझे पता है लोग क्वेश्चन उठाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, ये इंसानियत बहुत सही नहीं है रदरफोर्ड, मुझे पता है लोग क्वेश्चन उठाएंगे, मैं उनको न्यूमेरिकल में फंसा दूंगा, मैथमेटिक्स में फंसे रहेंगे, और थोड़ा सा मैं AR वर्क करके राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कर दूंगा ना, बराबर हो जाएगा, उसी में फंसे रहेंगे और थ्योरी को सच मान बैठेंगे। पता नहीं सच है कि नहीं है, पर हाँ पढ़ा हमें बता जाती है कि सच है थ्योरी, हमें पता ही जाती है, हमें पता नहीं, ठीक है ना, जो पता है वही तो आपको पढ़ाऊंगा। हाँ यार बात सही है। तो रदरफोर्ड ने कहा यार ठीक है, मेरा कहानी खत्म हुआ, जाओ तुम दुनिया से लड़ लो। फिर रदरफोर्ड ने सर का वो ड्रॉबैक समझे ना, हाँ वो ड्रॉबैक था, और उन्होंने हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को बता नहीं पाए थे। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि वो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को बता नहीं पाए थे। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं बताता हूँ, बताओ सुनो मेरी बात। अब ये क्या किस पे आए गए थे, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत सारे चालाक थे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बोल दूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करते हैं, वो एक सर्टेन ऑर्बिट में मूव करते हैं, उन ऑर्बिट का नाम होता है स्टेशनरी ऑर्बिट, और वो मूव करते वक्त कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं इसी वजह से वो हमेशा घूमते रहते हैं, जिससे कोई धमाका नहीं होता। जो मैक्सवेल सर बोल रहे थे धमाके की, वो धमाका नहीं होता है। अब ये बातें उन्होंने जब बोला, अपना पेपर पब्लिश करके जब वो उस कम्युनिटी में बैठे हुए थे और जब बोला, तो मैक्सवेल सर ने कहा कि कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हो, कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हो, कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हो, ये एटम, ये न्यूक्लियस है एटम का, हाँ कौन सी ऑर्बिट का बात कर रहे हो, ये आर पार जो है, कह रहे हैं अगर इसके आस पास रेडिएट करेंगे, अगर इसके आसपास रेडिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन, हाँ घूम के फिर से वो आके यहीं घुस जाएंगे। बोर से चला थे, कह रहे हैं ना, उनको पता था कि अब ये कोई ना कोई क्वेश्चन उठाएगा। उन्होंने कहा नहीं सर मेरी बात सुनिए, ये ऐसे वैसे किसी के घर में मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन वही मूव करेंगे, उसी ऑर्बिट पे मूव करेंगे, उसी जगह पे मूव करेंगे जहां पे उनका जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सर्कुलर पाथ मूव करें, तो उनका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, जो उनका एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, और जो उस इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस जो उसका रेडियस होगा, जो रेडियस होगा न्यूक्लियस की, जहां जहां पे मूव कर रहा है, मान लो अगर इसमें मूव कर रहा है पहले वाले में, मान लो कुछ यहाँ पे मूव कर रहा है, 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 हाँ, तो इसकी जो यहाँ से लेकिन यहाँ पे रेडियस होगी न्यूक्लियस से लेके इस ऑर्बिट तक जो रेडियस होगी, वो आर जिसे बोल देते हैं MBR, जो इनका जो क्या होगा मोमेंटम होगा, क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर सर ये इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर वो बराबर हो गया, अगर वो बराबर हो गया hc बाई लैम्डा के, h सॉरी 2 पाई के, c बाई 2 पाई लैम्डा क्या होता है यार, एक मिनट मैं वो दिमाग में नहीं आ रहा है, h बाई 2 पाई, हाँ अगर बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये बराबर हो गया h बाई 2 पाई के, हाँ h बाई 2 पाई के बराबर हो गया, और h बाई 2 के पाई बराबर नहीं, इनके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर। मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या मतलब, मैं बताता हूँ रुको, बस उन्होंने ये कहा कि इनके इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पे n लिख लो। इन्होंने कहा कि जो अगर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, जो उसका मास होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा और रेडियस होगा उसके ऑर्बिट का न्यूक्लियस से, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे टोटल का MBR, अगर वो बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई के, हाँ अगर ये बराबर आ गए दोनों, इसका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर आ गया, तो बोल देंगे वो जहां पे मूव कर रहा होगा, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, उसी ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोल देंगे। बात ये आती है कि अब बात ये आती है कि अब ये स्टेशनरी ऑर्बिट कैसे कहेंगे, कह रहे हैं तुम नहीं समझे सर, अब मैक्सवेल सर, मैक्सवेल सर ने कहा नहीं सर, बोर सर नहीं समझ, कह रहे हैं देखो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है इस ऑर्बिट में, हाँ एक ऑर्बिट ये भी हो सकती है, हाँ एक ऑर्बिट ये भी हो सकती है, हाँ हो सकती है कि नहीं हो सकती, मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरी पहली वाली में, हाँ पहली वाली में घूम रहा है, हाँ अगर इसका पहली वाली का अगर मैं निकालू मास लू कुछ, कुछ वेलोसिटी जो होगी और रेडियस लू, और मैं उसको n बाई h बाई 2 पाई के करूं,
हाँ, अगर मान लो पहले का निकाल रहा हूँ, पहले ऑर्बिट में रख के निकाल रहा हूँ, हाँ, अगर मान लो वहाँ पहला निकाल रहा हूँ तो हम एन की जगह पहला लिख देंगे, पहला ऑर्बिट, हाँ, अगर मैं पहला निकाल लूँ, पहले ऑर्बिट पे रख के अगर निकाल रहा हूँ, हाँ, तो ये कर देंगे, हाँ, अगर वो बराबर आ गया तो मान लो उसकी ऑर्बिट फिक्स है, अगर बराबर नहीं आ गया तो मान मैं बोल दूंगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है जो जिस ऑर्बिट में है वो उसकी ऑर्बिट है ही नहीं, वो वहां पे रहेगा नहीं, वो कहीं दूसरी जगह पे रहेगा, तो मैं दूसरी ऑर्बिट पे जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं इस ऑर्बिट में आया, इस ऑर्बिट में आया, इस ऑर्बिट में आया, हाँ, इस ऑर्बिट में आया मैं। जब मैं इस ऑर्बिट में आया, देखा इसका कुछ मास है, इसका कुछ वेलोसिटी, इसका आर है, इसका एंगल कुछ मोमेंटम है, इसको मैं बराबर किया, इस ऑर्बिट को मैं बराबर किया किसके, अब इस ऑर्बिट को मैं बराबर किया h/2 पाई के, हाँ, h/2 पाई के, हाँ, h/2 पाई के बराबर किया, और जब h/2 पाई के बराबर किया तो देखा इनकी वैल्यू जो है ना दोनों की बराबर वैल्यू आ गई। अब जब पहली बार इनकी क्योंकि देखो यहाँ से लेके इनके बीच में कई सारे पाथ होंगे, कई सारे सर्कुलर पाथ होंगे, पर इन सब सर्कुलर पाथ में इनकी वैल्यू बराबर नहीं आई तो इलेक्ट्रॉन इन सब के पाथ में नहीं होगा। जब जब इसकी पारी आई, इस ऑर्बिट की पारी आई, जब इस ऑर्बिट पे जब देखा उन्होंने एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर आ रहा है h/2 में, तो बोल दिए जो ये पहला ऑर्बिट है ना, ये ही हमारा पहला ऑर्बिट होगा इस इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का पहला घर यही होगा, यही हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, यही फिक्स ऑर्बिट होगा। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। उसको बोल दिया इस यहाँ पे एन की जगह यहाँ पे 1 लिख लो। पहले ऑर्बिट में h/2 पाई के बराबर एमबीआर हो गया हमारा। हम इसी ऑर्बिट को बोल देते हैं क्या, के से के बोल देते हैं, के सेल, के एल एम, कुछ ऐसा होता है ना, के सेल, एल सेल, एम सेल। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसका निकालते हैं, फिर इसका निकाला, उसका उसका मैच नहीं किया, उसका इक्वल नहीं है, फिर इस पे आया, देखिए जब इस पे आया बोले कि एम बी आर बराबर हो गया h/2 पाई के, बोला ये है इसका एम बी आर बराबर हो गया h/2 पाई के, बोला ये है हमारा सेकंड ऑर्बिट, और इसको एल सेल नाम दे दिया, ये h/पाई हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड ऑर्बिट, इसका नाम से एल ऑर्बिट, इसका नाम एल सेल दे दिया, इसका नाम के सेल दे दिया, इसका नाम एल सेल दे दिया। मतलब कि ओवरऑल इन्होंने ये कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है अपना कुछ पोस्टुलेट दिए, मतलब कि पोस्टुलेट में कुछ बातें कही। पहला बात ये था जो एंगुलर मोमेंटम है एमबीआर जो है इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई के, हाँ, तो वो एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमेगा, उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें हमने निकाला है, और वही ऑर्बिट क्या होगा, हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। अब यही स्टेशनरी ऑर्बिट को इस इक्वेशन के थ्रू उन्होंने प्रूव कर दिया। बस समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो ये समझ में आया ना कि एटॉमिक बोर सर कितना चालाक थे। बस जो रदरफोर्ड सर की बात थी ना, बस उसी को चिपका दिया एक एंगुलर मोमेंटम की बात। पर हाँ, ये बात भी बहुत बड़ी बात है। ये बात भी बहुत बड़ी बात है, ये बात ठीक है ना। हाँ, पहली बात तो ये जो है ना इनका, हाँ, ये इनका दूसरा था पोस्टलेट। पहला पोस्टलेट जो कि थ्योरी थी सिर्फ, पहला पोस्टलेट क्या कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और उस फिक्स ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। पहला पोस्टुलेट ये था। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, आप दूसरे पोस्टुलेट में ये पूछा गया था उनसे, जब बोली गई थी, बताओ कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट होते क्या है, कौन सी ऑर्बिट बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन से कितने दूर पे होते हैं, कौन सी ऑर्बिट है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये ऑर्बिट तो बताओ जरा। अब वो जब ऑर्बिट पूछे तब दूसरे पोस्टुलेट में अपना ऑर्बिट को डिफाइन किया था, तो ये दूसरा पोस्टुलेट हो गया। हाँ, अब तीसरा पोस्टुलेट सुनो, ये लिख लेना, ठीक है, फिगर से मैंने समझा दिया है, कुछ है नहीं, बस यही लिख लेना बस, और थ्योरी को मैंने थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, नोट्स नहीं ज़्यादा बनाना है, मैंने नोट्स बनाना है, मैंने जो मैं लिखवा रहा हूँ बस उतना बनाना है, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट क्या था, तीसरा पोस्टुलेट ये था, तीसरा पोस्टुलेट ये था तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने किसके रिलेटेड में दिया, इसलिए ऐसे ऐसे बोल दिया, ऐसा बोल के उन्होंने थोड़ा सा और फ्लेक्स कर दिया, थोड़ा सा फॉर्मूला उन्होंने देके। तीसरा पोस्टुलेट ये था सर का, बात ये है ना कि ये सब चीज़ें तो पढ़ लेना, ये मजे तो आ रही, पर यहाँ की पता है ज़्यादा वो नहीं, फॉर्मूले नहीं है, क्वेश्चन नहीं पता है। ये बोर्ड से एटॉमिक मॉडल पे जब हम जो अगला लेक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें जितने फॉर्मूले होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी अच्छे से पढ़नी होंगी, वो सारी चीज़ें मैं प्रूव करूँगा, फॉर्मूले अच्छे से लिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, जो अगला क्लास होने वाला थोड़ा सा और ही अच्छा हो जाने वाला, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा
अजीब सा आज लग रहा था, पता है आज मैंने वीडियो दूसरी तीसरी बार चौथी बार में रिकॉर्ड करा, तो ये 5-6 मिनट तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, मैं अजीब से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जा रही थी मेरे से। तो पता नहीं आज क्या हो गया यार, मैं ढंग से बात नहीं बोल ही नहीं पा रहा हूँ ढंग से, उल्टा सीधा बातें बोल ही जा रहा हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन हाँ, मैंने जो पढ़ा था मैंने हर चीज़ अच्छी बताई आपको। तो मान लो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। हाँ, ये न्यूक्लियस है। मैंने कहा न्यूक्लियस है, हाँ, ये न्यूक्लियस का है, उसके बाद ये वो एटम का जो पहला सेल है, जो पहला स्टेशनरी ऑर्बिट है। हाँ, अब हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट का उन्होंने एनर्जी डिफाइन किया। कहा इस स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी जो होगा वो होगा E1, इस स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी जो होगा E2, ये ऑर्बिट नंबर 1 था, ये ऑर्बिट नंबर 2 था। उन्होंने कहा इस स्टेशनरी ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा E1 होगा और इसका एनर्जी जो E2 होगा। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से लेकर दूसरे ऑर्बिट तक एक्साइटेड स्टेट नहीं, अभी मत समझो। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से लेकर दूसरे ऑर्बिट तक छलांग मारना, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया। अब क्या बताया, कितना टाइम हो गया, बंद ना हो जाए वीडियो अभी मुझे। चलो ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से लेके दूसरे ऑर्बिट में गया जंप मार के, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके वहां तक गया, अब वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। अब वो कितनी एनर्जी करेगा वो मैं बताता हूं, पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो किसके फॉर्म में करेगा, वो फोटोन की फॉर्म में करेगा, फोटोन की फॉर्म में करेगा, फोटोन की फॉर्म में करेगा। अगर हमें उस एनर्जी को निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी एनर्जी को इसकी एनर्जी से माइनस कर देंगे, वही एब्जॉर्ब एनर्जी आ जाएगी और उसको बराबर कर देंगे एक फोटोन की एनर्जी से, और हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। मतलब कि हमें यही एनर्जी निकालना है ना, डेल्टा ई निकालना है, कितना ई आया, हाँ, उसे E2 से माइनस कर देंगे E1 से, हाँ, हमें मिल जाएगी कितनी एनर्जी है, हाँ मिल जाएगी। और हमें फोटोन की फॉर्म में निकालना है, उसे एन HC बाई लैम्डा से इक्वेट कर देंगे। कितने फोटोन लगे हैं, कितनी एनर्जी लगी है, हमें उसका लैम्डा क्या है, हर एक चीज पता चल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है जंप करके, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी लेगा तब जाएगा, हाँ जाएगा तब। और जैसे वहां जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, किससे फॉर्म करेगा, फोटोन की फॉर्म करेगा। हाँ, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, फोटोन के फॉर्म में करेगा, ठीक है, फोटोन की फॉर्म करेगा, इक्वल टू ऐसे लगा समझना, फोटोन की फॉर्म करेगा, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा हमें कैसे पता होगा, हमें पता है, अगर हमें E1 का पता होगा, अगर हमें E2 का पता होगा, तो E2 माइनस E1 कर देंगे, हाँ, टोटल एनर्जी में चेंज एनर्जी मिल जाएगा, हाँ, चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा, और वो फोटोन के फॉर्म में हो रहा है। हाँ, अगर हमसे पूछा जाए कितने फोटोन ट्रांसफर हुए हैं तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुआ किसके फॉर्म में हुआ है, फोटोन के फॉर्म में हुआ है। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, HC बाई लैम्डा होती है। मान लो n फोटोन हुए तो हम उसे n HC बाई लैम्डा से इक्वेट कर देंगे, यहाँ से हमें नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे। मान लो नंबर ऑफ फोटोन नहीं निकालना हुआ, एक ही फोटोन से निकाल काम हो गया, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वो फोटोन, हमें n तो मिल ही जाएगा, मान लो हमें n निकालना हुआ मिल ही जाएगा। मान लो अगर हमें लैम्डा निकालना हुआ कि वो एनर्जी जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया है, उसका जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो अगर कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हुआ, आप समझ में आया कि नहीं है? ठीक है ना। उसी तरीके से जब यहां से यहां से जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आएगा, दूसरे से पहले ऑर्बिट में आएगा, दूसरे से पहले आएगा, हाँ, दूसरे से पहले में आएगा, तो वो एनर्जी रिलीज किसके फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में करेगा, पट 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 एक पार्टिकल के फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में करेगा। हाँ, तो वो जो चेंज इन एनर्जी को वही सेम होगा, E2 माइनस E1 कर देंगे और वही HC बाई लैम्डा के इक्वेट कर देंगे, NHC बोलो, ठीक है, इक्वेट कर देंगे, वही चीज होगा, सेम चीज है। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, अभी बात सुनना, तो भैया अगर हमें बात सुना भैया, अगर हमें पूछा जाए कितना एनर्जी ये पहले ऑर्बिट से लेके दूसरे ऑर्बिट में जाने में इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से लेके दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, अगर हमें
अगर हमें E2 अगर पहले से पता हो, E1 हमें पहले से पता हो, जो कि हम निकालना सीखेंगे। अगर हमें पता भी हो भैया, तो हम तो E2 माइनस E1 कर देंगे, हमें चेंज इन एनर्जी पता चलेगा, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, और बाद में वो तो हम hc बाई लैम्डा से कर देंगे। जब हमें पूछेगा लैम्डा हमने बताओ, हाँ, जब हमसे पूछेगा नंबर ऑफ फोटॉन बताओ, वो हम कर देंगे। पर हमें एनर्जी तो पता चल जाएगा, डायरेक्ट हमें पता चल जाए, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं, हम E2 बाई E1 कर देंगे। हाँ, पर हमें भैया उसकी कंडीशन ये है भैया, हमें E1 पता होना चाहिए, हमें E2 पता होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, वो निकालना सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, वो निकालना सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और इस बोर मॉडल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके एक अलग ही डायमेंशन से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना, एक स्टोरी फॉर्म में, ठीक है ना, सबको समझाएगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब देखो, एक ऑर्बिट से लेके एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक ऑर्बिट से लेके दूसरे ऑर्बिट में जाने का जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, और वो एनर्जी ट्रांसफर हुई फोटोन के फॉर्म में, अब इसे फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन पे जाके हम चिपका देंगे, जो एनर्जी वो एनर्जी को मार्क कर देंगे, फिर अगले ऑर्बिट में आए तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, एक मिस, कैसे बोलूं मैं, कल समझाऊंगा ना अच्छे से। मैं बोला हूं कि एक ऑर्बिट से लेकर दूसरे ऑर्बिट में जाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, हाँ, मैं उसको एक मार्क कर दूंगा, एक फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन पे मैं उसको मार्क कर दूंगा, और फिर उसको एक से लेकर दूसरे तक डायरेक्ट जाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, मैं उसको मार्क कर दूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक जो स्क्रीन होगा मैं उसको मार्क कर दूंगा, फिर जाके और मार्क कर दूंगा, मार्क करते करते ये जो हमारा बनेगा ना, एक हमारा एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, और यही स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, मैं साफ साफ क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक अब क्लियर होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना। बाकी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और बाकी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप माफ़ कर देना, ठीक है ना। मतलब कि कुछ लिखने उखने में बोलने में कुछ गलती हो जाएगी तो माफ़ कर देना, ठीक है ना। और एक बच्चा बोल रहा था कि ये तुमने, भैया ये तो मॉडर्न फिजिक्स का क्लास है, तो पहला क्लास था, उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा सोल्यूशन मैंने मिस मैथमेटिक वे में पढ़ाया था, तो उसने बोला कि मॉडर्न फिजिक्स क्लास है। लगता है उसने क्लास अच्छे से लिया नहीं, वैसे ऐसे भगा करके देखा, तो उसे लगा ये मॉडर्न फिजिक्स का क्लास है। एक्चुअली में मॉडर्न फिजिक्स का क्लास नहीं था, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। बस ये है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं वहाँ से कवर कर ले रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि वहाँ से मुझे लेनी चाहिए वो सब लेके बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, वो सब चीज़ें मैं बोल बोल के बता दे रहा हूँ, वो जो थ्योरी है वो सुनने में अच्छी लग रही है, हाँ वो सुनने में अच्छी लगेंगी, मानता हूँ। हाँ, पर हमें एक डायमेंशन मिल जाता है समझने का कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने किया। ऐसे डायरेक्ट थ्योरी बताने लगता, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, अब प्लैंक्स क्वेश्चन पढ़ा, प्लैंक्स मॉडल पढ़ा, उसके बाद बोर्स पढ़ाने लगता, ऐसा रिलेशन नहीं मिलता। पर हाँ, समझाने का तरीका जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से हम एक रिलेट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना। कोई गलती हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में सुधार लूंगा, और हाँ, कोई बोलने में कुछ चीज़ गलती हो गई, कोई वैल्यू मैंने गलत बोल दी हो तो सॉरी उसके लिए, ठीक है, माफ़ कर देना, ठीक है ना। बाय।